सिंगल एंट्री, या इसका नाम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कुछ भी नया नहीं है, इवन कि इसका तो फॉर्मेट भी नया नहीं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि इनकम्प्लीट होती हैं। ये चीजें या ये टॉपिक क्यों पढ़ा जाता है? स्मॉल या मीडियम साइज एंटिटी के लिए। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे बिजनेस अपने मुकम्मल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मेंटेन नहीं करते, मुकम्मल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। वो ऐसे ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अपनी तसल्ली के लिए। अब हुआ ये कि एक स्मॉल बिजनेस ने अपने आप को बड़ा बनाना है, या इस स्मॉल बिजनेस को लोन की जरूरत पड़ गई, या कोई मसला आ गया, एफबीआर की तरफ से टैक्स के मसले चल गए, अब ये लोन लेना चाह रहा है, इसने तो कभी अकाउंट्स बनाया ही नहीं। अब ये बैंक के पास जब लोन लेने गया तो बैंक ने डिमांड की कि भाई आप ऐसा करो कि ऑडिट करवा के आओ। अब इस भाई साहब को तो पता ही नहीं था कि ऑडिट होता क्या। अब इसने कहा कि यार मेरे चाचे के मामे के ताए के बेटे ने ना सीए कर रहा था या कर रहा है या कर लिया है, क्यों ना उससे पूछा जाए। अब उसने कहा कि यार ये जो ऑडिट वाली चीजें हैं ना, ये फर्म करती हैं, मैं भी कर लेता हूं लेकिन अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, एक सिग्नेचर चाहिए होता है, उस सिग्नेचर के बाद जाकर आपका ऑडिट अप्रूव होगा तो फर्म के पास जाए। तो जब ये फर्म के पास गया तो फर्म को कहा कि, फर्म ने कहा अच्छा बताओ मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दो, मुझे लेजर्स दो, मुझे जर्नल्स दो, बुक्स ऑफ प्राइमेट्री का सारा रिकॉर्ड दो। उसने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ये क्या कह रहे हैं। उसने कहा चलो ऐसा कर दो कि जो कुछ आपके पास अवेलेबल है, कोई चीजें खरीदी होगी उसकी रसीदें, जो आपके पास वो जो चीजें देकर जाता है उन उससे वो बिल तो बनते ही होंगे ना। जब आप किसी कस्टमर को सेल करते होंगे कुछ बिल बनाते होंगे, कुछ नहीं बनाते होंगे, मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दे, वो सारे रिकॉर्ड हम ले लेते हैं। क्या वो सारा रिकॉर्ड कंप्लीट है? नहीं, वो सारा रिकॉर्ड है इनकम्प्लीट, और हमने उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अपनी सारी चीजें कंप्लीट करनी होती हैं। उन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हमने अपना सारा एसओसीआई मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या आपका ये एसओपीएल की हद तक शामिल होता है, वो बनाएंगे। उसी इंफॉर्मेशन को देख के जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसको बेस बना के कुछ ऐसे ट्रिक्स लगा के इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। दूसरा कब बनता है? एक तो यह है कि छोटे बिजनेस के लिए बनता है, जो अपना पूरा रिकॉर्ड नहीं रखते, उनका रिकॉर्ड सारा इनकम्प्लीट होता है, तो हम उसको फिर बाद में कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं वही हमने सीखना है, जैसी बात है कल को हमने ही फॉर्म में जाना है। दूसरा जाता है कि अगर किसी बिजनेस के रिकॉर्ड मिस हो जाए, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, ऑफिस में आग लग जाती है, रिकॉर्ड जल जाते हैं, फिर जिधर से जो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो रिकॉर्ड आधे पौने हमें मिलेंगे, उन रिकॉर्ड को देखकर हमने कंप्लीट करना होता है इसको। तो दूसरा कब बनेगा? जब रिकॉर्ड्स आर डिस्ट्रॉयड, या बड़े बिजनेस के रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, जो पूरी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाते हैं, जब उनकी ऑडिट की बारी आती है वो वैसे ऑफिस में आग लगा देते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर आगे लगती होती है, जब उनकी ऑडिट की बारी आती है उनके ऑफिस में आग लग जाती है। हाँ, अगर वो जो मर्जी हो जाए, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसका ऑडिट करने गया है वो सही नीयत से कर ले ऑडिट, तो वो कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग होती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से करना काम। तो वो जो आधी पौनी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेबल होती है, कोई डेबिट मिल जाएगा तो उसका क्रेडिट का रास्ता नजर आ जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा तो उसका डेबिट का रास्ता बना लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब हम इसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे? इन केस हमारे पास अगर सेल्स की बात से शुरू करते हैं, हमारे पास सेल्स नहीं गिवन, क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं,
और हम चाहते हैं सेल्स कहीं ना कहीं से फाइंड हो जाए। तो सेल्स का रिकॉर्ड फाइंड करने का सबसे पहला तरीका है कि आप अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बना लें, वहां से आपको क्रेडिट सेल्स मिल सकती हैं। अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बना लें, वहां से आपको क्रेडिट सेल्स मिल सकती हैं। आप कैश अकाउंट बना लें, वहां से आपको कैश सेल्स मिल सकती हैं, कैश बुक जिसे हम कहते हैं। या अगर कहीं ना कहीं से आपको कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो चुकी है, उसके ऊपर सीपीएस अप्लाई कर दें। सीपीएस फिर भी कल ही मैंने लेक्चर इसलिए भेजा था कल कि अगर किसी को भूल गया है तो दोबारा से मार्कअप मार्जिन सुन ले। तो कॉस्ट ऑफ सेल कहीं ना कहीं से फाइंड कर लें, उसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करें, तो आपके पास टोटल सेल्स फाइंड हो जाएंगी। और उसके बाद कॉमन सेंस सबसे मुश्किल का। तो अगर हमें सेल्स गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, तो सेल्स अगर नहीं गिवन तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि वहां से सेल्स ट्रेस की जा सकती हैं। अब दूसरे नंबर पे, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर परचेज नहीं गिवन और अगर इस चीज की हमें जरूरत है, एक क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे, मतलब अकाउंट पेएबल का, वहां से आपको क्रेडिट परचेज मिल सकती है। कैश बुक से आपको कैश परचेज मिल सकती है। स्टॉक अकाउंट से, स्टॉक अकाउंट या कॉस्ट ऑफ सेल से आपको टोटल परचेज मिल सकती है। ये मैं लेजर भी बनवाता हूं, अभी तो सिर्फ लिख रहे हैं ना कि जो चीज हमें नहीं गिवन वो कहां कहां से ट्रेस हो सकती है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल की बात, कॉमन सेंस तो हर जगह ही है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल की जरूरत है और नहीं है, तो याद रखिए कॉस्ट ऑफ सेल आपको एक तो स्टॉक के लेजर से फाइंड हो सकती है। मैं ये लेजर बनवाऊंगा सारे, अभी स्टॉक के लेजर से फाइंड हो सकती है। और अगर सेल गिवन है तो सेल के ऊपर सीपीएस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए। सेल के ऊपर सीपीएस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ठीक होगी बात। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल काम करते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले लेजर्स के अगली इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। बल्कि सबसे ज्यादा जो मैंने लिख दिया है ना, यही सिंगल एंट्री है। पूरा सिंगल एंट्री लिख दिया, ऑलमोस्ट 80% सिंगल एंट्री यही है जो लिखा है, बाकी 20% और होता है। सबसे पहले लेजर्स खत्म करता हूं मैं कि जो जो मैंने बताई हैं चीजें। अकाउंट रिसीवेबल का लेजर आप सबको बनाना आता है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम बना चुके थे, लेकिन वहां हम बनाते थे कस्टमर अकाउंट, यहां पर हम बनाने जा रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल। ब्रॉड डाउन आएगा हमेशा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, नेट नहीं लिखना यहां, और कैरी डाउन भी आएगा अपनी ग्रॉस अमाउंट के। सेल्स, और ये हमेशा सिर्फ कौन सी सेल्स होंगी? क्रेडिट सेल्स। कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न, काउंट्रा, बैंक। ये वो तमाम चीजें हैं। ये है चेक डिसऑनर,
जिससे हमारे रिसीवेबल कम या ज्यादा हो सकते हैं। मैं बता देता हूं, देखिए रिसीवेबल हमारे डेटर्स है ना, क्रेडिट सेल्स करेंगे, रिसीवेबल डेबिट। और अगर चेक लिया हुआ डिसऑनर हो जाए तो आपको पता है चेक डिसऑनर की एंट्री पीआरसी में हम पढ़ते थे, अकाउंट रिसीवेबल टू बैंक। ये बात याद है? अब आ गया, अगर रिसीवेबल हमें कैश दे दे, रिसीवेबल कम हो गया, चेक दे दे, डिस्काउंट अलाउड से रिसीवेबल कम हो जाते हैं। बैड डेट से भी हमारे रिसीवेबल, क्योंकि बैड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल, और सेल रिटर्न से भी रिसीवेबल कम हो गए, और काउंट्रा से भी रिसीवेबल। अब इसमें से सबसे 90% आपको यहां से सेल मिला करेगी, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये चीजें ही फाइंड होती हैं नॉर्मली। दूसरे नंबर पर कैश फ्रॉम या चेक फ्रॉम कस्टमर। नंबर 1 नंबरिंग कर लेते हैं, 90% हमने ये फाइंड करना है, या कभी कभी ये फाइंड किया करेंगे। और इसका जब ये दोनों गिवन होंगे और कैरीड ऑन नहीं गिवन होगा तो कैरीड ऑन फाइंड कर लेंगे। और इन बहुत ही रेयर केसेस के अंदर ये मैं नंबरिंग ना प्रायोरिटी के लिहाज से दी है। हम रिसीवेबल का लेजर बनाया करेंगे, उसमें से हमारी सेल्स मिल जाया करेंगी, क्रेडिट सेल्स। और अगर सेल्स गिवन है, कैश फ्रॉम कस्टमर यहां से फाइंड कर लेंगे। दोनों गिवन है, कैरी डाउन फाइंड हो जाएगा। मतलब जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो लिख लेंगे, बाकी जो इंफॉर्मेशन है अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो लिखेंगे, नहीं गिवन होगी तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ जाओ अकाउंट पेएबल का लेजर। हाँ जी, अकाउंट पेएबल का लेजर अगर आपको बनाना आता है तो ब्रॉड डाउन इसका क्रेडिट साइड पर और कैरी डाउन इसका अपोजिट साइड पे। क्रेडिट परचेज यहां पर आएंगी, हमने जो कैश पे किया डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न, काउंट्रा। काउंट्रा का पता है ना, वो जो सेम अमाउंट हमने एक ही बंदे के उससे पैसे लेने भी होते हैं और उसको पैसे देने भी होते हैं। अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 90% क्रेडिट परचेज यहां से फाइंड होगी। दूसरे नंबर पर कैश पे टू सप्लायर, तीसरे नंबर पे कैरी डाउन, और चौथे नंबर पे, अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो ये इसकी नंबरिंग है। बाकी इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो लिखेंगे, और अगर नहीं गिवन होगी तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद स्टॉक का लेजर, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन। यहां पर क्या आएगा, टोटल परचेज। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी तो पर सारी परचेजेस को टोटल परचेज और क्रेडिट परचेज समझा जाता है। और यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ, बाकी चीजें परचेज रिटर्न जो कुछ अगर होगा तो लिखेंगे, जैसे अब नॉर्मल लॉस है, ड्राइंग्स वगैरह अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये ड्राइंग वाला कौन सी होगी, कैश वाली या गुड्स वाली? गुड्स वाली। तो जनाब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा जो फाइंड हुआ करेगा वो कॉस्ट ऑफ सेल है। वहां से परचेज फाइंड करके आएंगे क्रेडिटर के लेजर से, इसमें पुट करेंगे, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड किया करेंगे। और कभी कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास गिवन होगी, इसमें पुट करेंगे तो यहां से परचेजेस फाइंड कर लिया करेंगे। तो दूसरे नंबर पर परचेजेस,
तीसरे नंबर पर कैरी डाउन और चौथे नंबर पर, ये मैं नंबरिंग इसलिए कर रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा फाइंड हुआ करता है इस लेजर में से उस तरह से नंबरिंग कर। ठीक होगी बात। उसके बाद जिस एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, जिस एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा उसका लेजर बनाएंगे। जिसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन होगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे। एक्सपेंस के लेजर बनाने आते हैं, बना ले एक दफा। प्रीपेड एक्सपेंस, इसमें चार ही चीजें आती होती है नॉर्मली। अगर ब्रॉड डाउन है तो डेबिट, कैरी डाउन, कैश, एसओपीएल। सबसे ज्यादा एसओपीएल फाइंड होता है, सबसे ज्यादा, या फिर शायद। तो नंबर देखें, बात आती है स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हो। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो कैश फाइंड होता है, और अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो एसओपीएल फाइंड होगा। अगर हम एक्रूड की बात करें, एक्रूड एक्सपेंसेस की, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, सिर्फ ब्रॉड डाउन कैरी डाउन चेंज होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। और अगर क्वेश्चन के अंदर कभी आपको सिर्फ एक्सपेंसेस के बारे में बताया हुआ है, प्रीपेड और ब्रॉड डाउन इकट्ठा भी बन सकता है। ये कब बनता है? जब आपको सारे एक्सपेंसेस का एक ही कैश गिवन होना, तो कंबाइंड एक्सपेंस का लेजर बनेगा। और हर एक्सपेंस का अलग अलग कैश पेमेंट गिवन है तो अलग अलग लेजर बनेगा। सब एक्सपेंसेस का कंबाइंड कैश पेमेंट गिवन है तो सबका एक साथ लेजर बनेगा। तो फिर क्या लिखेंगे? जो प्रीपेड का ब्रॉड डाउन है वो प्रीपेड वाली साइड पे, जो एक्रूड एक्सपेंसेस का ब्रॉड डाउन है सेम इकट्ठा लेजर बन रहा है। हमारे पास कैश गिवन होगा और एसओपीएल हम फाइंड कर लें। तरीका वही है सारा। ये तो बन गया एक्सपेंसेस का लेजर। अगर इनकम का लेजर बनाना हो तो क्या करते हैं? इनकम का लेजर भी बना लें। अच्छा, ये लेजर आप जितनी दफा मर्जी घर जाकर खेलता नहीं, मतलब बच्चे खेलने बैठ जाते हैं तो आप भी खेलने बैठ जाया करो, यही लेजर ही बार बार बनाए रखा करो। सिंगल एंट्री का सवाल आपका फिंगर टिप पे हो जाएगा कि जब भी दिल किया खेलने का तो लेजर बना लेना। इनकम का लेजर, अनअर्न्ड इनकम। छोटे होते, मतलब अभी आप छोटे ही हो, आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि अच्छा ब्रॉड डाउन किधर लिखूं या कैश डाउन किधर किस। तो आपने ये देखना है कि एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से, एसेट है तो डेबिट साइड पर और लायबिलिटी है तो अनअर्न्ड इनकम क्या होता है। अच्छा, ये भी तो पता होना चाहिए कि अनअर्न्ड इनकम क्या होता है। लायबिलिटी तो ब्रॉड डाउन इधर, कैरी डाउन इधर। ठीक है। अब कैश क्योंकि इसमें रिसीव हुआ करता है तो कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, और एसओपीएल हमारा क्रेडिट होता है। इसमें भी जो आपने फाइंड करना है वो एसओपीएल ही है मेन, और शायद रेयर केसेस में कैश आता है। ये तो कैश को इसलिए हम हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फाइंड होता है। फिर आ जाए एक्रूड इनकम। ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, क्योंकि हमारा कैश रिसीव होता है और एसओपीएल सेम। और इनकम का अगर इकट्ठा लेजर बनाना है एक्रूड इनकम ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आ जाएगा, अनअर्न्ड का क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, कैरी डाउन इसके अपोजिट साइड पर आ जाएंगे।
कैश और एसओ। ये वो लेजर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा लेजर हमने बनाकर एसओपीएल की वैल्यू फाइंड करनी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये भी है, कैश बुक। ऐसे कैश बुक में ना दो कॉलम होते हैं, एक कैश का और एक बैंक। अगर दोनों इकट्ठे भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग अलग बन सकता है, और अगर वो इकट्ठा बनाया हुआ है तो आप भी कैश बुक के नाम से इकट्ठा लिख सकते हैं। इसका ब्रॉड ऑन तो डेबिट साइड पर आएगा, कैरिड ऑन क्रेडिट साइड। जहां जहां से कैश आया, कैश डेबिट कहां कहां से आ सकता है? कैश सेल्स, बैंक से निकलवाया। और बताएं कैश कहां से आ सकता है? बस यही है, ड्राइंग से कैश जाता है। शेयर, अगर आप कैपिटल कह सकते हो। डिस्पोजल से भी कैश आ सकता है, मतलब जहां से भी कैश डेबिट डेबिट जाएगा किधर? अकाउंट पेएबल को पेमेंट करेंगे। कैश परचेजेस आ सकता है, एक्सपेंसेस की पेमेंट आ सकती है, कैश विदड्रॉ किया जा सकता है, और कैश चोरी भी हो सकता है। इसे बोलते क्या बोलेंगे? चोरी डेबिट, कैश क्रेडिट। अब ये क्या होता है? कैश मिस अप्रोप्रिएशन, कैश डिफॉल्केशन, ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन, डिफॉल्केशन। चले जी, लास्ट, ये सारी चीजें मैक्सिमम लिख रहा हूं, सारी नहीं लिख रहा क्योंकि पता चल जाएगा कैश का। तो अब सुनिएगा लास्ट बात, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका नाम कोई और है, मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ना इधर उधर हो जाते हैं दिमागी तौर पर, इसलिए मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिख। इसका असल नाम होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो वो ना कुछ लोग और समझ लेते हैं, वो कहते हैं कि ये बनता कैसे, इसमें से फाइंड क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। फाइंड क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन थी, ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ऑल ओपनिंग लाइबिलिटीज। आपके पास फाइंड हुआ करेगा ओपनिंग कैपिटल, ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज। अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता है तो फिर आपसे वो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवा लेगा। पता है प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनती है? पहले मैं आपको सिंपल लिखवाता हूं, फिर आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट खुद ब खुद बन जाएगी। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस फर्दर कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां से मुझे प्रॉफिट फाइंड करके दें या प्रॉफिट की स्टेटमेंट बनाकर दिखाएं, तो पता है आप नेट प्रॉफिट की स्टेटमेंट इसको देकर बनाएंगे आप। नेट प्रॉफिट की स्टेटमेंट ये कभी कभार आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो 4-5 नंबर का आपसे नेट प्रॉफिट की स्टेटमेंट बनवा लेता है, या एमसीक्यूज के अंदर 2 नंबर की स्टेटमेंट बनवा लेता है। तो नेट प्रॉफिट किसके बराबर आएगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल
माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। इसी इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कभी कभार इस तरह से भी फाइंड हो सकता है अगर आपको बाकी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो। ये लेजर्स आप अगर आप चाहते हो कि सिंगल एंट्री आपको बहुत आसान लगे, जो लोग जितना भी आपको डराएंगे ना, कल भी मुझे एक बंदा इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा था कि सर आपने ये टॉपिक करवा दिया या नहीं करवाया, तो बहुत मुश्किल टॉपिक है ये, ऐसा कुछ सबसे आसान टॉपिक ये है। मुश्किल इसलिए लगता है कि अगर आपको ये पता ना चले कि किस लेजर से क्या चीज फाइंड होनी है। अगर आपको पता चल जाए ना, वैसे तो क्लास में तो मैं आपको इसको वैसे ही नहीं मुश्किल लगने दूंगा, क्योंकि अब आपकी हालत नहीं है ऐसी कि आप लोगों के ऊपर कुछ और जुल्म किया जाए। अब समझे कि आपके लिए आजमन खत्म, थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं लगने दूंगा। लेकिन पेपर में तो फिर हालात कुछ और हो सकते हैं, तो पेपर में जो मर्जी हालात हो, टेंशन तो लेनी नहीं ना, गुड्डियां उड़ानी है वहां भी। कुछ भी नहीं होता वहां भी। जब कुछ होने लगे ना तो दिल ही दिल में कहना दिल हुआ वो काटा। ये जो आप 3-4 दिन करते रहे हो ना। चलें, अच्छा अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच, और फिर उसके बाद कल क्या आपने करना क्या है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नजर आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 12 है आपका बुक का। आपने इसकी बेसिक एग्जांपल, छोटी छोटी एग्जांपल है, किसी में लेजर का डेटर का लेजर बनाना है, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, और ये सारी बेसिक एग्जांपल्स कर लेनी है। किसी में सेल फाइंड करना है, किसी में परचेज फाइंड करना है, किसी में कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करना है। जितनी भी बेसिक एग्जांपल्स हैं, 8 है, 10 है, 12 है, जो कि 12 है, छोटी छोटी हैं, एक एक स्टेप की। किसी के ऊपर सीपीएस अप्लाई करना है, ये आपने सारी करनी है, तब मैं आपको करवाऊंगा कि उसमें अगर कोई आपसे नहीं होगी तो वो मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। एक छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, ये मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आएगी। कोई बस कर जा, आपको ना मैं टाइम दे देता हूं बातें करने के लिए, बल्कि इसके बाद टाइम ही टाइम है आपके पास। फन भी आपने जाना नहीं है, सारी बातें सुन के जानी है क्लास के बाद। तो सिर्फ भाई और अली की मुनीब सुन के जाएगा। ऐसा मैं थोड़ा सा इधर मुंह करता हूं, फौरन कान के साथ है, पता नहीं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो उसी चंद सेकंड के अंदर होनी होती है। मैं आपको कहता भी हूं कि अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड बात है ना, तो आप मुझसे डिस्कस करें, ताकि आवाज की वजह से डिस्टर्बेंस ना पैदा हो। अच्छा, सेल्स आपको गिवन होगी 50,000, 2 ही सवाल करवाने हैं बस, छोटे छोटे से, बड़े ध्यान से सीखने हैं आप लोगों। 50,000 की हमारी सेल है। अब वो कहता है कि आपके पास 2 चीजें गिवन होगी, दोनों से अलग अलग करते हैं, मार्जिन और मार्कअप। अगर वो 20% मार्जिन कहता है तो इसका मतलब है ऑन सेल, और अगर 20% मार्कअप कहता है तो इसका मतलब है ऑन, ऐसा ही है। दूसरी बात, अगर वो कह दे मार्जिन 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट, 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो फिर जब वो लफ्ज कॉस्ट बोल देगा ना, तो फिर वो कॉस्ट ही है। फिर मार्जिन मार्कअप के लफ्ज की अहमियत खत्म हो जाएगी। ऑन सेल ऑन कॉस्ट वो खुद लिख दे तो फिर मार्जिन मार्कअप कहना जरूरी। मार्जिन मार्कअप तब इंपॉर्टेंट होता है जब साइलेंट हो, तो मार्जिन होता है ऑन सेल और मार्कअप होता है ऑन। सीपीएस बनाना आता है? नहीं आता। जिसको भी नहीं आता वो लाजमी जाकर, वो 20 मिनट का लेक्चर है, वो लाजमी जाकर वो कंप्लीट सुनेगा, उसको हल करेगा, फिर ये सीपीएस उसको अप्लाई करना आएगा। इसका सीपीएस क्या बनेगा? 100, 20। अच्छा, आई कैप ने भी एक फार्मूला लिखा हुआ है, किसी को वो पसंद आ जाए तो वो लिख लेना, आई कैप ने आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। अगर वो पसंद नहीं आता तो फिर इसी को लेकर चलते जाना। 80 आएगा सर, 80
इसका क्या बनेगा 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। अगर मैं 50,000 से कॉस्ट फाइंड करना चाहता हूं और मेरे पास मार्कअप है तो क्या करूंगा 50 गिवन ओवर गिवन सेल को सीपीएस की सेल पे डिवाइड कर दूंगा और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना 40,000। और अगर ये मार्कअप होता तो मैं 50,000 को 100 पे डिवाइड 120 पे डिवाइड करता और 100 से तो मेरे पास कॉस्ट आ जाती कितना 41,667। अच्छा ये तो है सिंपल। प्रॉब्लम कहां पर आया करेगा, वो कहेगा 50,000 मेरे पास सेल है, कहता है इस ये जो नॉर्मल सीपीएस है ना वो है 20% ऑफ सेल। अब ये सुनना गौर से, बल्कि लिखना भी छोड़ दें, सिर्फ गौर से सुने। कहता है 20% ऑफ सेल आपका मार्जिन है, फिर वो कहता है 30% गुड्स सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। अगर ये क्वेश्चन दे देता है तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका आज डिस्कस करने, फिर सवाल कल तो हमने करने मेन सिंगल एंट्री के सवाल है, क्योंकि सिंगल एंट्री की थ्योरी खत्म हो गई है, जो कुछ पढ़ाया है अब सिर्फ एप्लीकेशन है। कोई नई बात आएगी तो मैं सवालों के अंदर बता दूंगा, अब सिर्फ क्वेश्चन करने। 5 मिनट और दे दो तो एनपीओ भी खत्म हो सकता है, क्योंकि एनपीओ सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट ये सब एक है, बस थोड़ा फॉर्मेट में डिफरेंस है। कैलकुलेशन सेम है, टारगेट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। तो प्रेजेंटेशन आप हर किसी की अपनी अपनी होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है IAS 1, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। सिंगल एंट्री को या एनपीओ की, वो आप एसेट्स आगे पीछे लिख सकते हो, आगे पीछे से मुराद है कि वर्किंग के बगैर भी लिख सकते हो, वर्किंग करके भी लिख सकते हो। अच्छा, इसके अंदर जब हम सवाल हल करेंगे तो सबसे पहले सेल्स के दो हिस्से कर देना। 30% सेल्स अलग कर देना, कितनी आएगी इसका 30%? 15,000। और 70% सेल्स अलग कर देना। अब सुनिएगा, अब पहले सीपीएस बनाए जो नॉर्मल सीपीएस है। नॉर्मल सीपीएस कितना है? 20% ऑफ सेल। तो मैं अगर मैं सीपीएस बनाता हूं तो कॉस्ट मेरी कितनी है? 100, 20 और अब यहां पर है, क्या इस जो डिस्काउंटेड सेल्स है इसकी सेल और नॉर्मल सेल बराबर होंगे या फर्क होगा? एक बात का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर वो खुद से कॉस्ट चेंज ना करे तो कॉस्ट चेंज नहीं होती, सिर्फ सेल और प्रॉफिट चेंज होता है। डिस्काउंट के केस में अगर वो खुद से कोई बात ना करे तो कॉस्ट नॉर्मल सीपीएस वाली ही रहेगी, कॉस्ट चेंज नहीं होती। देखो ना, मैं ये पेन एक बंदे को पूरे पैसों का बेच रहा हूं, दूसरे बंदे को डिस्काउंट में बेच रहा हूं, लेकिन इसको बनाने का खर्चा तो सेम है। तो इसकी कॉस्ट आप क्या रखोगे? नॉर्मल सीपीएस वाली। कॉस्ट को चेंज 80। क्या इसको भी मैं 100 रुपए का बेचूंगा या 90 रुपए का बिकेगा? डिस्काउंट कितना है? और डिस्काउंट हमेशा सेल पर अप्लाई होगा। डिस्काउंट हमेशा सेल पर अप्लाई होगा। तो 100 का ले 10%, 10। तो अब मैं हर 100 रुपए वाली चीज को कितने का बेचूंगा? 90 रुपए का। मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10। तो ये मेरा सीपीएस, ये इसे मैं बोलता हूं डिस्काउंटेड सीपीएस। तो डिस्काउंटेड सेल्स के लिए डिस्काउंटेड सीपीएस, नॉर्मल सेल्स के लिए नॉर्मल सीपीएस। कॉस्ट उस वक्त तक चेंज नहीं होगी जब तक के क्वेश्चन के अंदर वो खुद ना बताए। अब जरा देखिए, मैं कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करना जा रहा हूं। बताओ 15,000 को मैं 100 पे डिवाइड करूं या 90 पे डिवाइड करूं? क्योंकि है ही 90, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट आ जाएगी।
35,000 को किस पे डिवाइड करूंगा? 100 पे, और मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? 80 से। इन दोनों की जो कॉस्ट आएगी प्लस करूंगा वो मेरी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, एक और तरीका भी है, आप 15,000 को ना ग्रॉस अप कर ले, यानी 15,000 के अंदर जो डिस्काउंट है उसको ऐड बैक करके फिर उसके ऊपर नॉर्मल सीपीएस लगा सकते हैं, या सीपीएस को चेंज कर दिया करें या सेल को नॉर्मल कर दिया करें। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल एंट्री थ्योरेटिकल कंप्लीट है, और कल से फिर इसके क्वेश्चन मैं 2 दिन क्वेश्चन करवा के ना आपको एनपीओ का फॉर्मेट बता दूंगा, फिर हमने सिर्फ इसके सवाल किया करने हैं, तो आपकी रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगी 2 दिन के बाद नॉन करंट एसेट की, और साथ में इसके भी क्वेश्चन करवाता रहूंगा, और ये क्वेश्चन अब हमने एंड तक करते रहने हैं। बाकी आप लोग अपनी प्लानिंग करें जिस तरह से भी आपको अप्रोप्रिएट लगती है, ठीक है, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स की। तो इसकी प्लानिंग यही है कि 1 या 2 सवाल रोजाना इन तीनों में से 2 सवाल किया करेंगे, और बाकी फिर नॉन करंट एसेट स्टार्ट करवा दूं।